वेलकम इन नियमित फार्मा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो 4000 एमसीक्यूज की सीरीज चली हुई है इसमें हम आगे का देखते हैं, जिसमें आपके 1201 से लेके आपके रहने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 1201 से 1250 तक के क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जिन भी साथियों ने अभी तक की कंप्लीट क्लास ली है उनको अपने नॉलेज में अभी फर्क देखने लग पड़ा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आगे हम जैसे देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि आपके लिए दिन प्रतिदिन अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत एक तरह से मेहनत से लाए जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अपना कीमती समय, आपका कीमती समय, इसमें सबका समय लगा हुआ है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? ऑप्शन नंबर ए दिया है, रेगुलेट्स द इंपोर्ट, क्या दिया है? रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, अगला दिया है द रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन ओनली, टू रेगुलेट द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, टू रेगुलेट द मेडिकल प्रैक्टिस। बताइए, फटाफट जवाब देने हैं आपको। ठीक है, ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आपको जवाब देना है। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू रेगुलेट्स द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किस धारा में रूल्स बनाने की शक्ति प्रदान की? अंडर द सेक्शंस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द पावर ऑफ टू मेक्स द रूल प्रोवाइडेड। ठीक है, तो कौन सी धारा है जिसके अंदर रूल्स बनाने की शक्तियां दी गई हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर? ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेक्शन 18, सेक्शन 33 और सेक्शन 34 यानी 34। बताइए फटाफट आंसर। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आपको रूल्स बनाने की शक्तियां दी गई हैं? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार आपको क्या दी गई हैं? इसकी शक्तियां दी गई हैं कि आप दूसरा अगर रूल बनाना चाहें और भी कुछ अमेंडमेंट करना चाहें तो कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 33 के अंदर आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सामान्य कितने प्रतिनिधियों को प्रावधान है? दी डीसीसी जनरली इंक्लूड्स हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज? 1, 2, 3 एंड 4। बताइए स्टूडेंट। ओके, फटाफट बताना है 1, 2, 3 एंड 4। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट। ठीक है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के कितने मेंबर्स होने चाहिए आपके? जल्दी बताओ जल्दी। फटाफट जवाब देना बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर बी, 2 मेंबर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा नमूना लेने के बाद उसका एक भागी किसे भेजा जाता है? आफ्टर कलेक्शन से ड्रग सैंपल्स, वन पोर्शन इज सेंट टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? बताइए स्टूडेंट। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, किसको भेजा जाता है? एक पार्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट किस धारा के अंतर्गत वर्णित है?
द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? बताइए, पहले भी आ चुका है शायद ये क्वेश्चन। बताइए कि द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो कौन से सेक्शन के अंदर आती है आपकी? 25। किसके अंतर्गत आती है? सेक्शन 25। ऊपर एक क्वेश्चन गया है, स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, देख लेता हूँ मैं दोबारा से, थोड़ा ध्यान का हो गया होगा। कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में प्रत्येक राज्य, अच्छा प्रत्येक राज्य की पूछ रहा है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सामान्यतः कितने प्रतिनिधियों का प्रावधान है? तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, 2+1। 2 कहाँ से भेजे जाते हैं? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक मेंबर कहाँ से आता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट, या जो भी आपकी जिसके भी यूनियन टेरेटरी है वहाँ से। ठीक है, तो ईच स्टेट की बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। वो मुझे, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा, मुझे लगा सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है। ठीक है, अगर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछता है तो हर स्टेट की जो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी उसमें 2 मेंबर आएंगे और आपकी उसमें 1 मेंबर आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया सेक्शन 25। अगला है एनडीपीएस 1985 के अंतर्गत साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का सही अर्थ क्या है? अंडर दी एनडीपीएस एक्ट व्हाट इज मेंट ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस? तो ऑप्शन ए है एनी एंटीबायोटिक्स, ए सब्सटेंस दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज द स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट। सी है एनी विक्टिम्स, ठीक है, प्रिपरेशंस, और उसके अगला है एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। बताइए स्टूडेंट्स, जो एनडीपीएस एक्ट है, यानी कि अंडर द एनडीपीएस एक्ट व्हाट इज मेंट ऑफ द साइकोट्रोपिक सब्सटेंस? तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस किसे बोला गया है? इसका आंसर देना है आपको, फटाफट जल्दी से जल्दी जवाब देना है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सब्सटेंस दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एमटीपी एक्ट 2021 के अनुसार 20 से 24 सप्ताह के गर्भ समापन के लिए किसकी राय आवश्यक है? अंडर द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 टर्मिनेशन बिटवीन द 20 to 24 वीक्स जनरली रिक्वायर्ड द ओपिनियन ऑफ वन। ऑप्शन ए है 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन बी है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी है ड्रग इंस्पेक्टर। बताइए स्टूडेंट। ओके, वेरी गुड। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बार बार बताया है आपको, जो 1971 में आया था उसके अनुसार मैक्सिमम कितने वीक तक का कर सकते थे? 20 वीक्स का। यहाँ पर कितना हो गया आपका? 24 वीक। ठीक है, इसके लिए यानी 20 से ज़्यादा अगर वीक का है तो उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, पहले आपके 20 वीक तक ही था, अब 24 तक कर दिया गया है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट यानी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954? टू रेगुलेट द क्लिनिकल ट्रायल्स, टू प्रोहिबिट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, टू रेगुलेट द फार्मेसी कॉलेजेस, टू इश्यू द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट का बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, मैजिक रेमेडीज एक्ट तो क्लिनिकल ट्रायल से इसका कोई मतलब नहीं है। फार्मेसी रेगुलेट्स, ये फार्मेसी पीसीआई का काम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस शेड्यूल एम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का शेड्यूल एम में आता है। तो इसमें क्या हो गया? टू प्रोहिबिट द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो ये ईयर्स है ना, ये आपके जितने भी ईयर आते हैं जिस भी का, जैसे 1954 हो गया, 1948, तो इनको आपको याद करते हुए चलना है। ये नहीं कि ऐसा ही लंबा क्वेश्चन आए, कई बार छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे पूछ लीजिए फैक्ट्री एक्ट कब आया, तो बताइए 1948। अगर आपने क्वेश्चन भी रट लिया है तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका ठीक होने के चांसेस है। मैं ये क्वेश्चन बार बार इसलिए चेंज करके, लैंग्वेज चेंज कर करके डाल रहा हूँ कि आपको जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, कभी मैं क्वेश्चन से आंसर बना रहा हूँ, कभी आंसर से क्वेश्चन बना रहा हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी ये जो मेहनत लगी हुई है ये आपके लिए कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट जॉब मिलनी थी वो मिल गई है, अब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं, मेरी जॉब लग चुकी है। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे पढ़ाने से अगर एक भी स्टूडेंट सक्सेस होता है तो मेरा पढ़ाने का अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है, किसी भी टीचर का उसके स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और एक स्टूडेंट के लिए उसका टीचर उसके लिए सब कुछ होता है और उसका। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप कि इसमें पूछना चाह रहे हैं कि अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हु इज द प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो किस में बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए है फैक्ट्री ऑक्यूपेयर या मैनेजमेंट, ड्रग इंस्पेक्टर, पीसीए या स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो अगर किसी को नहीं भी आता तो इसमें सिंपल सा कर देंगे है ना, कि फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है, जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट है वो इन सब के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फार्मेसी एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948? टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन एंड द रजिस्ट्रेशंस ऑफ फार्मासिस्ट, टू रेगुलेट द ड्रग प्राइसिंग, टू रेगुलेट इंपोर्ट ऑफ मेडिसिन, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, जितना जल्दी हो उसके इतना कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको डालते हुए चलना है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, टू रेगुलेट्स द फार्मेसी एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, वो फार्मेसी एजुकेशंस को रेगुलेट करने का काम वो कौन सा सेक्शन बताया था आपको? सेक्शन 12 1 और 2 के अंडर आता है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार मैन्युफैक्चरर की परिभाषा किस धारा में दी गई? अंडर द सेक्शंस द इन द टर्म मैन्युफैक्चरर डिफाइंड इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, सेक्शन 3F, सेक्शन 3B, 3H और सेक्शन 2। बताइए स्टूडेंट फटाफट, धारा वाले क्वेश्चनों में स्टूडेंट फंस जाते हैं ना, बताना आपको। अगर यहाँ फंस रहे हैं तो एग्जाम में जाके नहीं फंसेंगे, अगर यहाँ नहीं फंसेगा तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे, तो एक जगह तो फंसना ही पड़ेगा स्टूडेंट। पहले ही फंस लीजिए, एग्जाम में फंसने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स, तब तक अपना आंसर देखते रहिए, कि आपको लगातार डिप्रेशन में कभी किसी स्टूडेंट को नहीं आना है, लगातार अपनी मेहनत करते हुए चलना है। और जो मैं आपके लिए एक दिन की एक ड्रग जो बता रहा हूँ शॉर्ट्स में, वो इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत एग्जाम्स में जिनमें इंटरव्यू होता है उसी में इन ड्रग्स को ऐसे ही जैसे मैं आपको उस वीडियो में दिखा रहा हूँ इसी तरीके से आपको ड्रग्स दिखाई जाती हैं और उनसे पूछा जाता है उसके बारे में कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसीलिए मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेक्शन 3F, सेक्शन 3B, 3H और 2। बताइए आंसर फटाफट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, सेक्शन 3F का 3 का F आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किस में आती है आपकी? F में आती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार ड्रग की परिभाषा किस धारा में आती है? तो ड्रग की परिभाषा अंडर विच सेक्शन इज ड्रग डिफाइंड इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C, सेक्शन 3D। बताइए फटाफट आंसर डालते हुए चलना आपको। स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने आंसर्स की तरफ बढ़ते हुए चलना आपको। ठीक है, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। बहुत बढ़िया बच्चों। तो यहाँ पे आगे ड्रग की बात है ना, वहां पे मैंने क्या पूछा था आपका? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे पूछा ड्रग के लिए। सही बताओ बेटा, सही बताओ बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 3B। क्या हो जाएगा इसका? सेक्शन 3B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार कॉस्मेटिक्स की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो अब कॉस्मेटिक्स अंडर विच सेक्शन इज कॉस्मेटिक्स डिफाइंड? ठीक है, सेक्शन F में 3F में क्या बताया था आपको? एक आपका 3F था उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 3B में आपको बता दिया ड्रग्स के लिए। अब आपको बताना है कॉस्मेटिक्स के लिए, फटाफट जवाब देना है। ओके, इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 3A। तो 3A किसके लिए हो गया आपका? कॉस्मेटिक्स के लिए हो गया। ठीक, अगला है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी जो बोर्ड है आपका का सेक्रेटरी सामान्यतः कौन होता है? वो जनरली
एक्ट्स एज ए सेक्रेटरी ऑफ द DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी। तो ऑप्शन नंबर ए है DGHS, DCGI, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सचिव कौन होता है वो बताना है आपको। बताइए फटाफट आंसर, इसका सचिव कौन होता है? ठीक है, ओके। जहां मैंने ये DGHS बताया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये इसका होता है चेयरपर्सन या चेयरमैन बोल दीजिए ना, चेयरपर्सन होता है इसका। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है इसका? सेक्रेटरी। ये क्या होता है इसका? सेक्रेटरी। किसका? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी का सेक्रेटरी होता है ये। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो गया आपका? सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन DTAB का पदेन या एक्स ऑफिशियो सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी? तो ऑप्शन ए है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ ए फार्मेसी कॉलेजेस, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रार, ड्रग इंस्पेक्टर। तो बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी का एक्स ऑफिशियो मेंबर। बताइए आंसर फटाफट। ओके, आंसर नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगा आपका? इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत कोका लीफ की परिभाषा किस चैप्टर में दी गई? अंडर द NDPS एक्ट डिफाइंड विच सच कोका लीफ आर द प्रोवाइडेड इन विच चैप्टर्स? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। बताइए आंसर। कोका लीफ की डेफिनेशन कौन से चैप्टर के अंडर दी गई है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ओके, बहुत बढ़िया। तो कोका लीफ की डिफिनेशन किसके अंदर गई है? आपकी चैप्टर 1 के अंदर दी गई है। जल्दी बताना स्टूडेंट्स, है ना, ज़्यादा वेट करने से वीडियो आपका क्लास लंबी होती जाती है। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 का उद्देश्य किस प्रकार के दावों को रोकता है? ठीक है, दी मेनली क्लेम्स प्रोहिबिटेड ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट, फॉल्स और मिसलीडिंग द थेरेप्यूटिक क्लेम्स, जनरल प्रिस्क्राइबिंग, फार्मेसी एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट एंड हॉस्पिटल एडवर्टाइजमेंट। बताइए तो किस प्रकार के दावों को रोकता है ये आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स और मिसलीडिंग थेराप्यूटिक क्लेम्स। अगला है फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट की मान्यता किस धारा के अंतर्गत दी जाती है? अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट इज कवर्ड अंडर द विच सेक्शंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट? सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 19, सेक्शन 30। बताइए, जो अप्रूवल है वो किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? कोई भी आपका मेडिकल कॉलेज होंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। बार बार बताया मैंने, एजुकेशन से रिलेटेड जो PCI में जो आपका फार्मेसी एक्ट है उसमें किस में आएगा? सेक्शन 12 के अंडर आता है। कौन से सेक्शन के? सेक्शन 12 के अंडर आता है। MTP एक्ट के अनुसार, अंडर द MTP एक्ट, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द वोमेन्स इज जनरली, ठीक है, मैंडेटरी, allowed to the publics, prohibit except as permitted by laws, allowed to media। बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा? सोच के जवाब देना है, सोच के जवाब देना है स्टूडेंट, सोच समझ के, गलत जवाब नहीं देना है, सोचते हुए जवाब देना आपको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सबसे अधिक वेटेज सामान्यतः किस कानून से आता है? ठीक है, तो कौन से जाता है आपका? बताइए। ये तो बड़ा इजी है, इसमें का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो ऐसे पूछा हुआ है हमने, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने नॉर्मल ऐसे ही पूछा है। ठीक है, तो कौन सा आने वाला है? अरे बता दो अब तो, जो बार बार पढ़ रहे हो आप। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945, ये सब स्टूडेंट याद कर लेना। इसकी ये डेट, इसकी ये डेट 1948, 1971, 1954 याद होनी चाहिए आपको। फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत एजुकेशन रेगुलेशन किस धारा के अंतर्गत बनाए जाते हैं? तो वही क्वेश्चन फिर से घूम के, अंडर द विच सेक्शंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम्ड।
ठीक है, बताइए, बिल्कुल इजी है, बार बार आ रहा है यही क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, सेक्शन 10। 12 के अंतर्गत क्या आती है, उनको परमिशन मिलती है और कोर्स वगैरह के बारे में होता है, बट फ्रेम किस में किया गया है आपके सेक्शन 10 में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 12 बताया, स्टूडेंट्स 12 नहीं आएगा, फ्रेम किया गया है आपका सेक्शन 10 में। और आता है किस में है, मतलब वो परमिशन किस में मिलती है आपके सेक्शन 12 में। ठीक है, बड़ा लोचा है इन सब का। ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत अप्रूवल क्वालिफिकेशंस को मान्यता देने का प्रावधान किस धारा में, अंडर विच सेक्शंस आर द अप्रूव्ड क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइज अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 12 के अंतर्गत आती है। किसमें अप्रूवल क्वालिफिकेशंस जो अप्रूव्ड होती हैं वो सब किसमें आती हैं, आपका जो कोर्स होता है, आपका कोर्स, आपकी कॉलेजेस को परमिशन मिलती है, वो सब 12 के अंदर आती है, बट उसको फ्रेम किसमें किया गया है, आपको सेक्शन 10 के अंतर्गत उसको फ्रेम किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 10 के अंतर्गत उसको क्या किया जाता है, आपका फ्रेम किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत गवर्नमेंट एनालिस्ट की नियुक्ति कौन करता है, वो अपॉइंट्स द गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, बताइए, बताइए बच्चा पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करती हैं आपकी। आंसर नंबर ए हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर की शक्तियां किस धारा में वर्णित है, अंडर द विच सेक्शंस आर द पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर डिस्क्राइब्ड, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। पावर्स किसके अंडर हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर की शक्तियां किसमें निहित हैं उसको आपको बताते हुए चलना है। बताइए स्टूडेंट फटाफट, देखिए, हाँ बताइए बताइए, फिर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसा उसमें ऑप्शन नंबर 21 दिया, इसके अंतर्गत आपका ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट क्या होता है, आपका क्या होता है, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सर्वेंट होता है। 22 के अंतर्गत उसमें शक्तियाँ आती है, 23 में उसके फॉर्मेट जो भी होता है कि कैसे क्या सकते हैं वो सब 23 के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला है आपका डीटीएबी का प्रमुख कार्य क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द डीटीएबी, टू रजिस्टर फार्मासिस्ट, टू एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। थर्ड ऑप्शन है टू इश्यू द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, टू रेगुलेट्स द ड्रग प्राइसिंग, बताइए स्टूडेंट। ओके, फटाफट बताना है बच्चों, बहुत इजी है ये तो। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या करते हैं डीटीएबी, एडवाइस देती है किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, टेक्निकल मैटर्स में, किसके रिलेटेड, जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है उसके रिलेटेड। ठीक है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया जाता है, व्हाई वाज द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑप्शन ए है टू रेगुलेट फार्मेसी एजुकेशन, टू सिक्योर द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट इंडिया, टू कंट्रोल द ड्रग प्राइस, टू अप्रूव द न्यू ड्रग। बहुत बढ़िया, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, टू सिक्योर द यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट इंडिया। एनडीपीएस एक्ट 1985 मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, एनडीपीएस एक्ट 1980 मेनली डील्स विद नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मेडिकल डिवाइस, ब्लड बैंक, बताइए। तो बिल्कुल इजी है ये तो, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज
ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 टू रेगुलेट्स द फार्मेसी एजुकेशंस टू प्रोहिबिट द मिसलीडिंग द एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज टू रेगुलेट्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स टू कंट्रोल द ड्रग प्राइजेस। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। क्या हो गया? टू प्रोहिबिट मिसलीडिंग द एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट। नेक्स्ट है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अनुसार, तो इसमें क्या पूछना चाह रहा है? अंडर द एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 टर्मिनेशन अप टू 20 to 24 वीक्स इज अलाउड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स विदाउट द रेस्ट्रिक्शंस, ओनली वुमेन्स बिलोंगिंग टू स्पेसिफाइड कैटेगरी नोटिफाइड अंडर द रूल्स, ओनली मैरिड वुमेन्स, ओनली वुमेन्स अबव द 35 ईयर्स। ये बताइए, सोच के जवाब देना एकदम, है ना? बताइए फटाफट। Okay, only women belonging to specified category under the rules. फैक्ट्री एक्ट 1948 का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रेगुलेट्स द फार्मेसी प्रोफेशन, सेफ्टी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट, कंट्रोल एंड द नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार निम्न में से कौन सी दवा मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाती है? तो बताइए। ए ड्रग इज वॉज फॉल्सली एंड मिसलीडिंग लेबल्स क्लेम्स, ए ड्रग इज कंटामिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मिस ब्रांडेड की बात हो रही है यहाँ पे ना। कन्फ्लिक्ट द ड्रग्स इज द अनदर, ए ड्रग विदाउट एक्सपायरी डेट ओनली। बताइए। ओके ठीक है बताते जाइए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस लगभग 100 ही बन रहे थे। ये जबरदस्ती खींचतान के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ 1 2 4 क्वेश्चंस बच गए थे, इसलिए मैंने फिर इनमें थोड़ा ऐड करके बनाया। बट खींचतान के ये बड़ी मुश्किल से 100 ही क्वेश्चन बन रहे थे आपके सब्जेक्ट से, इसलिए कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा ए ड्रग्स वॉच विद फॉल्स और मिसलीडिंग लेबल्स एंड क्लेम्स। अगला है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के अनुसार स्पूरियस ड्रग किस धारा के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, बताइए। पहले भी पूछा जा चुका है शायद, ये क्वेश्चन याद होगा जो बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा आपका, 17B के अंतर्गत आती है। 17A के अंतर्गत आपके अडल्ट्रेटेड ड्रग आती हैं और 17 के अंतर्गत आपकी मिस ब्रांडेड ड्रग आती हैं। याद रख लेना इसको, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन से। शेड्यूल एम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपका जीएमपी, इसको तो आप फटाफट बता ही देंगे। जीएमपी बहुत बार पूछ लिया है तो मैंने। शेड्यूल एन किससे रिलेटेड है? रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेसी रनिंग और प्रोफेशंस। ठीक है ना। ब्लड बैंक के लिए शेड्यूल एफ था। कॉस्मेटिक्स के लिए कौन था? एस। ठीक है। शेड्यूल वाई मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से आपका, रिवीजन ही क्लास मान लीजिए, है ना। ओके, तो शेड्यूल वाई में क्या आ जाएगा आपका? बताइए। क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आ जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए नमूना परीक्षण के लिए किसे भेजा जाता है? तो किसे भेजा जाता है आपका? बार बार आ गया क्वेश्चन, गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो सेक्शन 21 के अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत की जाती है, सेक्शन 21 के अंतर्गत की जाती है। ठीक, इसके बाद जो हमारी क्लासेज आएंगी, ठीक है, जल्दी आपका ये सब्जेक्ट तो लगभग हो ही गया, तो आपके 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ा सा कोलॉजी में थोड़े से टॉपिक बचे हैं, उसके बाद कोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। दी एनडीपीएस एक्ट 1985 किस मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय कानून है? ठीक है, बताइए। तो मैंने पहले बताया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। एमटीपी एक्ट के अनुसार यदि गर्भवती महिला अवयस्क है तो गर्भाशयमापन के लिए किसकी अनुमति चाहिए? दी अंडर दी एमटीपी एक्ट इट इफ द प्रेग्नेंट वुमन इज माइनर हु इज द कंसेंट इज रिक्वायर्ड। तो किसकी कंसेंट रिक्वायर्ड होती है? उसके गार्जियंस की। किसकी कंसेंट रिक्वायर्ड होती है? उसके गार्जियंस की। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, प्रोहिबिटेड मिसलीडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द मैजिक रेमेडीज। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी का है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट नियत। सेकंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी इज द अप्रूवल ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूट यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशंस। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अगला है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के 18 धारा 18 किसके से संबंधित है? सेक्शन 18 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मेनली डील्स विद अपॉइंटिंग ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, prohibitions of the manufacturing and sales of the drugs of cosmetics and the constitution of DTAB। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। 18 ये नया क्वेश्चन आया है, इसमें आपको टाइम दे देता हूं। तो धारा 18 के अंतर्गत कौन सा है आपका? प्रोहिबिशंस, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड सर्टेन ड्रग ऑफ कॉस्मेटिक्स। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशन रेगुलेशन किस धारा के अंतर्गत आते हैं? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं? सेक्शन 10 के अंतर्गत। वैसे किस में आते हैं? 12 के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुए स्टूडेंट। चलो रिवाइज के तौर पे फटाफट करवा देता हूँ। अंडर द एमटीपी एक्ट 21 टर्मिनेशंस टू 22-24 वुमेन्स बिलोंगिंग टू द स्पेसिफाइड कैटेगरी नोटिफाइड अंडर द रूल्स एंड, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो क्या करता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 मुख्यतः किस पे रोक लगाती है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका वर्कर सेफ्टी, हेल्थ एंड, ये याद होंगे आपको, 2-3 बार आ चुका है। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए नमूने किसे भेजे जाते हैं? तो किसको भेजे जाते हैं? गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजे जाते हैं। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, तो कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो बार बार आ गया क्वेश्चन, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए। इसके बाद मैं इसके बाद आपको डालता हूँ एक बीच में थोड़ा सा सभी सब्जेक्ट्स का डालता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जो लाइव क्लास आएगी उसमें हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, उसमें डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी करनी है, किसी तरह का मनोबल डाउन नहीं करना है, मेहनत को कंटिन्यू रखते हुए चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।